और बेहतरीन चल रही है, तो इसी पढ़ाई में और मसाला और पॉइंट और भी बातें ऐड करने के लिए आज की क्लास शुरू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का ध्यान रखेंगे। आज का टॉपिक नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देख लो। आज के टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल पार्ट से उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जितने इस हार्मोनल कंट्रोल वाले पार्ट से पूछे जाते हैं, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोनल कंट्रोल हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोनल कंट्रोल हो, चाहे वो ओवेरियन साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिलेटेड हार्मोन्स हो या फिर oogenesis का प्रोसेस हो। इन सबसे प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इस टॉपिक में हमें इनको ध्यान से पढ़ना होगा। आप सभी लोगों से मेरा यही एक्सपेक्टेशन और उम्मीदें हैं कि आप इस टॉपिक को एकदम ध्यान से मन से दिल लगा के सुनेंगे, एक बात को ध्यान से सुनेंगे, जो कंसेप्ट बताऊंगा उसे ध्यान से सुनेंगे, तभी जाकर के आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो शुरू कर लेते हैं बिना डिले किए हुए आज के इस मेगा महान और बेहतरीन सेशन को। आज जो पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, आज आप जो पढ़ोगे इसमें है जो मेन टॉपिक होगा वो होगा oogenesis। क्या होगा? oogenesis। और दूसरा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक साइकिल जो कि फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल का इंडिकेटर है, फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ का इंडिकेटर है, जो ये बताता है कि अगर ये साइकिल चलेगी, जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी तब तक फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ चलेगी। जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, परमानेंट रुक जाती है, मेनोपॉज हो जाता है, उसके बाद फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप कर जाती है। स्टॉप कर जाती है। फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ की एक लिमिट होती है, मेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ अनलिमिटेड होती है। मतलब बुढ़ापे में भी स्पर्म बनते रहते हैं, सीधी सी बात है। इसे आराम से भी कहा जा सकता है मेल्स में स्पर्म का प्रोडक्शन पूरी जिंदगी होता है, फीमेल्स में स्पर्म तो बनते नहीं भाई साहब, ओवम बनते हैं। तो ओवम का फॉर्मेशन एक लिमिट तक होता है, एक एज के बाद फीमेल में oogenesis बंद हो जाती है। डिफरेंस हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस समझा दिया था आपको कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का सबसे पहले फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी जो डिवाइड करती है मियोसिस 1 करती है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करता है तो बनता है स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होता है तो बनाता है, क्या बनाता है? स्पर्मेटोजोवन बनाता है। फुल्ली मैच्योर सुंदर खूबसूरत नाचता हुआ फ्लैजेलम वाला स्पर्मेटोजोआ बनता है, जिसमें टेल होती है और उसी टेल का व्हिपलैश मूवमेंट करने वाला मोटाइल स्पर्म बनाता है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एनसीईआरटी की लाइनों को डिस्कस करते हुए चलते हैं, साथ साथ में देखते हैं स्पर्म प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो टेस्टिस होता है मेल्स में, और जो फीमेल्स में ओवरीज होती हैं, वो गैमीट का फॉर्मेशन करती हैं, गैमीट प्रोड्यूस करती हैं। उस गैमीट का नाम होता है स्पर्म मेल में और ओवम फीमेल्स में रेस्पेक्टिवली, और इस प्रोसेस को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। फिर आता है टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिस होती हैं, इमैच्योर मेल जर्म सेल्स जो होती हैं, जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म्स को बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आने के बाद ही शुरुआत होती है स्पर्म फॉर्मेशन की। याद रखेंगे फीमेल्स में ये बर्थ से पहले शुरू हो जाती है, अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मेल्स में ये बर्थ से पहले बहुत पहले, बर्थ से पहले शुरू नहीं हुई है, फीमेल्स में बर्थ से पहले होती है। मेल्स में बर्थ के बाद जब प्यूबर्टी आ जाती है तभी मेल्स में शुक्राणुओं का निर्माण, स्पर्म फॉर्मेशन शुरू होता है। द स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्मेटोगोनिया होती है वो प्रेजेंट होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पहले माइटोटिक डिवीजन करके अपना नंबर बढ़ाती है। मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन फेज आती है। कौन सी फेज आती है? मल्टीप्लिकेशन फेज आती है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब नंबर बढ़ाना। माइटोटिक डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा लेकिन नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती रहती है। और हर स्पर्मेटोगोनियम जो होता है डिप्लॉयड सेल होती है और उनमें होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। डिप्लॉयड सेल मतलब 46 क्रोमोसोम। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या करती हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने बताया था आपको ये स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल स्पर्मेटोगोनिया पूरी जिंदगी डिवाइड कर सकती है, लेकिन जिन जिन सेल्स का डिवीजन कमजोर पड़ने लगता है, जो डिवाइड नहीं होती, वो डिफरेंशिएट करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेती है। मतलब स्पर्मेटोगोनिया की कुछ सेल्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है, और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है वही मियोटिक डिवीजन के लिए तैयार हो जाती है। और फिर होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोटिक डिवीजन। पहला मियोटिक डिवीजन होता है जो एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, जहां पे 2n जो डिप्लॉयड सेल होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वो डिवाइड करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में तब्दील हो जाती है और दोनों हैप्लॉयड सेल्स होती है। क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, तो पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। हैप्लॉयड सेल्स बनती है जिन्हें कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिनके पास 23 क्रोमोसोम होते हैं। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है दैट अंडरगोज सेकंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस इक्वल एंड हैप्लॉयड स्पर्मेटिड। मतलब अब जब ये डिवाइड करेगा तो फिर ये स्पर्मेटिड्स बना लेगा। ये सारे होंगे स्पर्मेटिड, और ये सारे स्पर्मेटिड्स भी कैसे हैं? हैप्लॉयड हैं। ये भी हैप्लॉयड हैं, इनमें भी क्रोमोसोम नंबर आधा होता है। नॉर्मल सेल का नंबर होता है 46। मियोटिक डिवीजन के बाद स्पर्म बनाने वाली सेल जो होती हैं, उनमें पहले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हाफ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और फिर स्पर्मेटिड में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और फाइनली इन्हीं से स्पर्मियोजेनेसिस करके बन जाते हैं स्पर्म्स, जो कि हैप्लॉयड होते हैं, और फाइनल स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन पूछा है व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड का क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, ये पूछना चाहते हैं आपसे कि स्पर्मेटिड का क्रोमोसोम नंबर कितना होगा। तो बड़े आसानी से आप जवाब दोगे, बहुत शालीनता से जवाब दोगे, 23। हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स होते हैं। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था इन सारी बातों को। यानी आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म से हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोरी सेल। जो हेड होता है स्पर्म का सर्टोरी सेल से खाना ले रहा होता है, न्यूट्रिशन ले रहा होता है, वो एम्बेडेड रहता है। और फाइनली कह रहा है जब खूब सारा खाना एब्जॉर्ब कर लेता है सर्टोरी सेल से, रिलीज कर दिया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर। कहता है जा स्पर्म जा और जी ले अपनी जिंदगी। और यहाँ से स्पर्म अपने स्टेशन को छोड़ देता है, जहां से वो बन रहा था उस स्टेशन को छोड़ देता है और जाकर के स्टोर हो जाता है। फर्दर स्टोरेज होती है एपिडाइडमिस में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि स्पर्म की स्टोरेज कहां होती है। क्वेश्चन भी मैंने दिया था आपको, तो आपने कहा था नहीं, कुछ बच्चों ने कहा था सर ये एग्जैक्टली ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस होना चाहिए। अरे बाबू नहीं, टेस्टिस में बनने के बाद स्पर्म को बहुत जल्दी मच जाती है अपनी टेल की मूवमेंट को चेक करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए। तो इसलिए स्पर्म जो होता है बनते ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को छोड़ करके पहुंच जाता है अपने स्टोरेज साइट पे। और स्टोरेज साइट होता है जहां स्पर्म नरिश भी किए जाते हैं, और जब तक रहेंगे तब तक नरिश भी होंगे, और जहां पे स्पर्म को यहां रह करके डेवलपमेंट का ट्रेनिंग दी जाती है, फर्टिलाइजेशन की ट्रेनिंग दी जाती है, जहां स्टोरेज होती है स्पर्म की, उस बैरक उस छावनी का नाम है एपिडाइडमिस। तो जो मेल रिप्रोडक्शन मेल के प्रोसेस में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस आपने पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस आपने पढ़ा, जरा अगर उसको हम थोड़ा चित्र से मैं आपको थोड़ा अलग से फिर से समझाता हूं। ये देखें, जैसे कि हम जानते हैं टेस्टिस के अंदर जो हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं उन्हें कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या नाम होता है? इन्हें कहते हैं हाईली कन्वोल्यूटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये देखें, ये जलेबियां जो हमने छानी थी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनको मान लें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। एक कंपार्टमेंट में एक लोब्यूल में कम से कम 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहती हैं। अगर हम इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के एरिया को देखें, अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के एरिया को देखोगे आप, तो यहाँ पे आपको जो सेल्स मिलेंगी, हमने पढ़ा था यहाँ की जो सेल्स होती है, ध्यान से देखें, ये देखें, ये है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसे हम कह सकते हैं बीएम। कौन है ये है बीएम। ये है बीएम। बीएम मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सी बेसमेंट मेम्ब्रेन? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाई जाने वाली ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन के ऊपर लगी हुई है, यहाँ इसके ऊपर लगी हुई है ये सर्टोली सेल है। कौन है? ये है सर्टोली सेल्स। कौन सी सेल्स?
ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये ऐसी लॉन्ग लॉन्ग जो इलोंगेटेड सेल दिख रही है इसे कहते हैं सर्टोली सेल। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल को हम थोड़ा सा ही नॉर्मल कर देते, इतना ज्यादा क्या ही करना है ना, ऐसे बनाओ थोड़ा सीधी सीधी सी। पहले मान लो ये रही सर्टोली सेल और सर्टोली सेल के पड़ोस में हमने लगा दी, सर्टोली सेल के पड़ोस में हमने लगा दी ये रही स्पर्मेटोगोनियल सेल। कौन सी सेल? जर्म सेल, जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स हैं ये हो गई सर्टोली सेल, ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन। नाम भी लिख ही देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये रही आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये, बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये। और ये रही आपकी स्पर्मेटोगोनियल सेल, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स हो गई। और ये हो गई सर्टोली सेल। कौन हो गई? सर्टोली सेल। तो ये जो सर्टोली सेल है ये नरिशमेंट वाली नर्व सेल है, ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब कह रहे हैं कहानी, जब स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करती है, स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करती है पहले माइटोटिकली ये डिवाइड करती है, ढेर सारी सेल्स बनाती है, ये स्टेम सेल जैसी होती है। लेकिन उनमें से जो स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड नहीं करती वो रेडी हो जाती है मियोटिक डिवीजन के लिए। मियोटिक डिवीजन के लिए जो रेडी हो जाती है, जो डिवाइड कर रहा है करने दो उसे भाई, जो डिवाइड कर रही है उसे करने दो, ये रही डिवाइड कर रही है, ये करने दो इसे। कह रहे जो डिवाइड करने लायक नहीं बचती, जिसमें डिवीजन की एबिलिटी नहीं बचती, उन स्पर्मेटोगोनियल सेल्स को हम कहते हैं, ये देखो मान लो ये सेल अब डिवाइड करने लायक नहीं बची, इसे कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। यहां ये स्पर्मेटोगोनिया शुरू हुई थी 2 एंड डिप्लॉयड सेल से शुरू हुई थी, और जब डिवीजन खत्म हो रहा है, अभी माइटोसिस खत्म हो गई, यार जिन सेल्स की माइटोसिस नहीं हुई उन्हें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट परफॉर्म करता है मियोसिस 1। क्या करता है? ये करता है मियोसिस 1, फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन। और अब जो बच्चे इनसे हुए, जो छोटी छोटी सेल्स इनसे हुई, ये छोटी छोटी सेल्स इन्हें कहते हैं, ये हैप्लॉइड सेल हैं, और इन सेल्स का नाम होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब ये सारा प्रोसेस कहां हो रहा है? ये सारा प्रोसेस हो रहा है अंदर। कहां अंदर? किसके अंदर हो रहा है? टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही हो रहा है सब कुछ। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, लेकिन मैंने कहा हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, ये हैप्लॉइड सेल है। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर एक और मियोटिक डिवीजन, ये दो के दोनों अलग अलग, ये दोनों अलग अलग अपनी अपनी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेंगे, एम सेकंड कंप्लीट करेंगे, मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेंगे। वो सब कुछ टेस्टिस के अंदर ही हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही हो रहा है, ऑलरेडी हैप्लॉइड हो चुकी हैं ये सारी सेल्स। तो अब बनती है जो सेल, इन्हें कहते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे स्पर्मेटिड्स। और ये जो स्पर्मेटिड्स, जो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, ये सारी की सारी स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं प्यारे से, अपने प्यारे से स्पर्मेटोजोआ को बना लेती हैं। क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं स्पर्मेटोजोवन। क्या बनाती हैं? स्पर्मेटोजोवन बनाती हैं। ये बना लिया इन्होंने स्पर्मेटोजोवन, ये बना लिया स्पर्मेटोजोवन बना लिया। क्या बना लिया? स्पर्मेटोजोवन बना लिया। ये देखो, ये बना लिया स्पर्मेटोजोवंस। स्पर्मेटोजोवन हूं, क्या हूं? स्पर्मेटोजोवंस हूं। और ये सारे के सारे स्पर्मेटोजोवंस जो थे, ये सारे के सारे स्पर्मेटोजोवंस जो थे, ये अपने हेड को एम्बेडेड करके सर्टोली सेल्स से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। न्यूट्रिएंट्स खूब सारा भर लेते हैं अपने अंदर, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, खा पी के गबरू और जवान बन रहे हैं। और जब खा पी के गबरू जवान बन जाते हैं, उसके बाद ये सर्टोली सेल इन्हें इन स्पर्म्स को यहां से फाइनली रिलीज कर देती है, स्पर्म्स को फाइनली रिलीज कर देती है बाय द प्रोसेस। यहां से स्पर्म, ये स्टेशन अब स्पर्म छोड़ देते हैं, ये स्टेशन फाइनली स्पर्म्स यहां से नरिशमेंट करके अब इस स्टेशन को छोड़ देंगे, और ये स्पर्म्स बाहर निकाल दिए जाएंगे, और टेस्टिस से होते हुए ये बाहर जाके एपिडाइडमिस में स्टोर हो जाएंगे। कहां स्टोर हो जाएंगे? इन्हें यहां से रिलीज कर दिया सर्टोली सेल ने, रिलीज ऑफ स्पर्म्स। आफ्टर मैचुरेशन स्पर्म्स को रिलीज कर दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन। मतलब अब स्पर्म्स यहां से बाहर, टेस्टिस से बाहर जाकर के एपिडाइडमिस में स्टोर हो जाएंगे। मतलब जो प्रोसेस हुआ ये तो हुई गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन की। स्पर्म बनने के बाद ये जो टेस्टिस थी, इस टेस्टिस ने स्पर्म को भेज दिया इस साइट पे, इस डक्ट पे। ये देखें, ये सारा स्टोरिंग टैंक है। कौन सी टैंक है? ये स्टोरेज वाली टैंक होती है। ये जो स्टोरेज टैंक है इसका नाम है एपिडाइडमिस। तो ये एपिडाइडमिस में जाकर के स्पर्म्स स्टोर हो जाएंगे। ये रही एपिडाइडमिस, ये जो जगह है यहीं पे स्पर्म की स्टोरेज हो जाती है, स्पर्म को स्टोर कर लिया जाता है। तो फाइनली स्पर्म्स आर रिलीज्ड फ्रॉम टेस्टिस। टेस्टिस से स्पर्म्स यहां बनने के बाद, स्पर्म्स को यहां बनने के बाद जो स्पर्मेटोजोवंस हैं, कौन से जोवंस? स्पर्मेटोजोवंस हैं। यहां बनने के बाद टेस्टिस में इनके फॉर्मेशन के बाद ये सर्टोली सेल्स से छोड़ दिए जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, जहां से ये तैरते हुए स्पर्म्स पहुंच जाते हैं अपनी स्टोरेज साइट पे। और ये है इनकी स्टोरेज साइट। कहां पे स्टोर रहते हैं? एपिडाइडमिस और उसकी डक्ट में स्टोर रहते हैं। तो ये देखिए, ये एपिडाइडमिस में स्टोर्ड स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म को यहीं स्टोर किया जाता है, और फाइनल एग्जिट जो होता है वो वास डिफरेंस से होता है। तो द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ टेस्टिस या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं स्पर्मिएशन कहते हैं। तो ये थी एनसीईआरटी की कुछ लाइंस और डायग्राम से रिलेटेड पॉइंट, जिसमें आपको प्लॉइडी लेवल याद रखना है। इन सभी सेल्स का जो प्लॉइडी लेवल है, क्रोमोसोम नंबर है, कौन हैप्लॉइड कौन डिप्लॉइड, ये याद रखेंगे। ठीक है जी, ये बिल्कुल क्लियर है। ये कहानी बहुत ही इजी और बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। स्पर्म प्रोडक्शन के ये स्टेप्स आपको याद रहने चाहिए। इसके अलावा मेल्स में जो हार्मोनल कंट्रोल है, अगर हम देखें हार्मोनल कंट्रोल, जो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का या स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करते हैं, तो उस प्रोसेस में हार्मोनल कंट्रोल को भी जरा समझते चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो मेल का हो चाहे वो फीमेल का हो, हार्मोनल कंट्रोल वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम मेल से शुरू करते हैं। हमने कुछ पढ़ा भी था इसके बारे में, कुछ पार्ट्स हमने पढ़े भी हुए हैं। जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे तभी हमने कुछ बातें करी थी वहां पे, जैसे मास्टर ग्लैंड होती है हमारे पास, इसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं? मास्टर का नाम है हाइपोथैलामस। ये जो हाइपोथैलेमस है, यहां से रिलीज होता है जीएनआरएच। कौन सा हार्मोन? जीएनआरएच। इसे कहते हैं गोनाडोट्रोपिन। क्या कहते हैं?
गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या कहते हैं? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच जो होता है बेटा, ये जो जीएनआरएच होता है ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा था हमने। ये जीएनआरएच रिलीजिंग हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा और इस ग्लैंड पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा। ये रही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर या ऐसे लिख दूं मैं, पहले लिखूं इसे पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा, मास्टर ग्लैंड पे जाएगा और इस मास्टर ग्लैंड से कहेगा कि तुम अपने गोनाडोट्रोपिन से रिलीज करो। क्या करेगा? ये प्रमोट करेगा रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। कौन सा ट्रोपिन? गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज कराएगा, जिसमें से एक होगा एफएसएच एंड एलएच। ये जो बंधु होंगे, इन बंधुओं का सीक्रेशन एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है, इन्हें कहते हैं एफएसएच एंड एलएच। अब ये जो एफएसएच और एलएच होगा, इनका टारगेट कौन होता है? अगर आप देखो, इनका टारगेट होती है, ये देखें, ये अब जाएंगे गोनाड्स में, गोनाडोट्रोपिन है ना, तो ये गोनाडोट्रोपिन्स वाया ब्लड, किसके थ्रू? वाया ब्लड, ब्लड से होते हुए ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस तक पहुंचाए जाएंगे मेल्स में, टेस्टिस तक पहुंचाए जाएंगे। और टेस्टिस में दो तरह की सेल्स होती हैं, दो प्रकार की सेल्स होती हैं। एक होती है जिसे कहते हैं सर्टोली सेल, एक होती है जिसे कहते हैं सर्टोली सेल, और दूसरी होती है जिसे कहते हैं लिडिक सेल। ये देखें, ये हो गई टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल्स, नर्स सेल्स भी कहते हैं इन्हें, नर्स सेल्स या सस्टेंटेकुलर सेल्स। और दूसरी होती है जिसे कहते हैं लीडिग सेल्स, लिडिग सेल्स या इन्हीं को इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। तो होता क्या है, जब ये हार्मोनल कंट्रोल आप देखोगे, हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच रिलीज किया, मेल्स के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जब प्यूबर्टी आती है, तो प्यूबर्टी के टाइम पे जीएनआरएच का लेवल बढ़ जाता है। तो लेवल ऑफ जीएनआरएच, इस जीएनआरएच का लेवल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब मेल्स में प्यूबर्टी आती है, जवानी के फूल खिलने लगते हैं, तो मेल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे एक पर्टिकुलर एज में जीएनआरएच लेवल इंक्रीज कर जाता है, जीएनआरएच का लेवल बढ़ने लगता है और जीएनआरएच पिट्यूटरी ग्लैंड में एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता है। कौन से पार्ट पे? एंटीरियर लोब पे जाता है और वहां से इस गोनाडोट्रोपिन्स को प्रमोट करता है। गोनाडोट्रोपिन का मतलब जो गोनाड को स्टिमुलेट करे। गोनाड कौन है? मेल्स में गोनाड को कहते हैं टेस्टिस। गोनाड जो है वो टेस्टिस है और टेस्टिस में दो तरह की सेल है। इसमें एफएसएच जो होगा, जो एफएसएच नाम का हार्मोन होगा वो सर्टोली सेल पे काम करता है और एलएच नाम का हार्मोन जो होता है वो इंटरस्टिशियल सेल लीडिक पे काम करता है। इसीलिए इसको आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहा जाता है मेल्स के केस में। होता क्या है, ये जो लेडिक सेल, हमने पहले भी पढ़ा हुआ, लेडिक सेल रिलीज करती है, लेडिक सेल एंड्रोजेंस प्रोड्यूस करती है, एंड्रोजेंस प्रोड्यूस करती है, जिसे हम मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। और सबसे कॉमन एंड्रोजन होता है टेस्टोस्टेरोन। मेल्स के केस में टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन होता है और टेस्टोस्टेरोन का काम होता है मेल के सारा मेल का जितना लक्षण है कि मेल हो आप, अगर आप मेल हो तो मेल जैसे सारे कैरेक्टर टेस्टोस्टेरोन ही कंट्रोल करता है। अगर हम बात करें टेस्टोस्टेरोन, जो पुरुषों का पुरुषार्थ हार्मोन है, इसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। एक ये प्रमोट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, प्रमोट करता है स्पर्म फॉर्मेशन को, स्पर्म फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। ये प्रमोट करता है मेल्स के केस में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रमोट करता है। जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, जैसे बियर्ड मुस्टैचे का आना, जवानी का खून जो उबाल खाता है, एग्रेसिवनेस जो बढ़ती है वो इसी हार्मोन की वजह से बढ़ती है। मेल्स में एग्रेसिव नेचर इसी हार्मोन की वजह से आता है। मेल्स के केस में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब उसका टेस्टिस या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ग्रोथ होती है, हेयर्स का जो ग्रोथ होता है वो एक्सेसिव होने लगता है, मेलनेस बढ़ जाना कुल मिलाकर के। ये एंड्रोजन भी होता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ाता है, आरबीसी प्रोडक्शन भी बढ़ाता है। इट आल्सो प्रमोट्स आरबीसी सिंथेसिस भी बढ़ाता है, आरबीसी सिंथेसिस, आरबीसी का प्रोडक्शन भी बढ़ाता है और ये बढ़ाता है प्रोटीन सिंथेसिस को भी। मेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ाता है, मस्कुलर बॉडी बनाता है, मेल की बॉडी के अंदर मसल्स का डेवलपमेंट प्रमोट करता है और आरबीसी की सिंथेसिस। इसलिए मेल्स में कंपैरेटिवली या फीमेल से देखोगे तो आरबीसी का नंबर भी ज्यादा होता है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन, ये मेल सेक्स हार्मोन होता है, वो यहां से सीक्रेट हो रहा है लेडिक सेल से, और वहीं सर्टोली सेल सीक्रेट करती है, सर्टोली सेल सीक्रेट करती है एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं इनहिबिन। क्या कहते हैं? इनहिबिन एक प्रोटीन होती है, इनहिबिन एक प्रोटीन होती है जो एफएसएच के ऊपर नेगेटिव फीडबैक देती है, एफएसएच के लिए नेगेटिव फीडबैक देती है, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल करती है ताकि एफएसएच की अमाउंट ज्यादा ना हो, उसे रेगुलेट करती है, कंट्रोल करके रखती है। और इसके अलावा ये रिलीज करती है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एंड्रोजेंस से बाइंड करने वाली प्रोटीन होती है और जब ये एक्टिव होती है, एंड्रोजन से बाइंड करती है, और ये एंड्रोजन से बाइंड करती है तो प्रमोट करती है, स्टिमुलेट करती है, बाइंड करके प्रमोट करती है स्पर्म प्रोडक्शन को, स्पर्मेटोजेनेसिस को। मतलब याद रखेंगे यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे कि जो एबीपी न्यूज चैनल है, ये जो एबीपी नाम की प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल्स। कौन सी टोली? सर्टोली सेल्स से रिलीज होती है। दैट बाइंड्स विद एंड्रोजन, किससे बाइंड करती है? ये बाइंड करती है एंड्रोजेंस से। और क्या करती है? एंड स्टिमुलेट करती है, स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या स्टिमुलेट करती है? स्पर्म प्रोडक्शन, जिसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब मेल्स के केस में हार्मोनल कंट्रोल जो स्पर्म फॉर्मेशन का है वो ये। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको ये बताया जा रहा है कि हाउ द मेल सेक्स हार्मोन्स आर कंट्रोल, या मेल के केस में स्पर्म प्रोडक्शन कैसे रेगुलेट होता है, हार्मोनल कंट्रोल मेल्स के केस में। इन मेल्स, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं? इन केस ऑफ पुरुष मेल्स, हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा, हाइपोथैलेमस जीएनआरएच को बोलेगा, जीएनआरएच एंटीरियर लोब को बोलेगा, एंटीरियर लोब गोनाडोट्रोपिन रिलीज करेगा, एफएसएच एलएच, एफएसएच टेस्टिस को, एलएच टेस्टिस को आकर के कहेगा अपने हार्मोन बनाओ, एलएच जो स्टिमुलेट करेगा लिडिक सेल को करेगा और एफएसएच सर्टोली सेल को करेगा। यहाँ पे ये इनके फंक्शन होते हैं। एंड्रोजन के फंक्शन इधर है और इधर है एबीपी का फंक्शन। तो ये सारी बातें जो है वो आपके लिए समझने वाली फ्लोचार्ट वाली जो बातें हैं, जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स में लिखी हुई हैं इस तरीके से। एनसीईआरटी ने वही बातें जो मैंने इधर फ्लोचार्ट में बनाई है वो इधर लिखी हुई हैं, आप देखें। एनसीईआरटी कहती है स्पर्मेटोजेनेसिस एट द एज ऑफ प्यूबर्टी तब शुरू होती है जब सफिशिएंट अमाउंट में जीएनआरएच कह रहे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्तर जो बॉडी में लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है। जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से आता है। जैसे ही जीएनआरएच बढ़ता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को टारगेट करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट करती है दो गोनाडोट्रोपिन रिलीज को, एक होता है एलएच और दूसरा होता है एफएसएच। तो एलएच एफएसएच क्या है? गोनाडोट्रोपिन है। कहां से रिलीज होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। कौन करवाता है? जीएनआरएच करवाता है।
LH जो होता है वो लेडिग सेल पे काम करता है और स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन की सिंथेसिस को। किसकी सिंथेसिस? एंड्रोजन, मेल सेक्स हार्मोन को हम कहते हैं एंड्रोजन। तो एंड्रोजन की सिंथेसिस को प्रमोट करवा रहा है कौन? लेडिग सेल्स जो होती है वो करती है LH की मदद से, और एंड्रोजन जो होते हैं दैट स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एंड्रोजन है। FSH जो होती है वो सर्टोली सेल्स को एक्टिवेट करती है ताकि वो कुछ ऐसे फैक्टर्स या ऐसी प्रोटीन रिलीज करे, जैसे मैंने बताया ABP न्यूज चैनल के बारे में बताया कि ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है वो स्पर्म से बाइंड करती है और ये भी स्टिमुलेट करती है, हेल्प करती है स्पर्म फॉर्मेशन को। तो इन सारी चीजों में स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका क्या हार्मोनल कंट्रोल होता है, आप समझ सकते हैं। मेल्स के केस में सारा कुछ प्यूबर्टी आने के बाद शुरू हुआ है, जब मेल्स की सेक्सुअल मैच्योरिटी एक एज के बाद आती है, जिसे हम 14 से 16 साल कह सकते हैं, 13 से 15 साल कह सकते हैं। मेल्स के केस में प्यूबर्टी की एज उसी समय ये सारा प्रोसेस शुरू होता है, और उसके बाद एक बार जब शुरू होता है तो ये पूरी जिंदगी चलता रहेगा। अगर कोई खामी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई हेल्थ इशू ना आए, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो मेल्स में ये पूरी लाइफ चलता रहेगा। गैमीट का फॉर्मेशन का प्रोसेस पूरी जिंदगी ताउम्र चलेगा। ठीक है बेटा जी, ये इजी है, बहुत समझा दिया है। अब हम चलने वाले हैं अगले पार्ट पे, जो कि होगा गैमेटोजेनेसिस का अगला पार्ट। ये तो हमने स्पर्म के स्ट्रक्चर को पढ़ लिया था, स्पर्म के स्ट्रक्चर को हमने पढ़ लिया था, सारा कुछ है, ये सारी बातें आप देखो। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म कंपोज्ड ऑफ हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस होता है, टेल होता है। स्पर्म हेड में जो होता है वो आप देखोगे हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, एंटीरियर पोर्शन में एक्रोसोम पाया जाता है, एक्रोसोम फील्ड होता है एंजाइम्स से जो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में। मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, व्हिच प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, फैसिलिटेट द स्पर्म मोटिलिटी फॉर फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन के केस में लगभग एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस किए जाते हैं। याद रखेंगे, एक बार में ह्यूमन मेल से 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं एक बार में पर इजैकुलेट। अगर आप देखोगे तो जैसे मेल ने इजैकुलेट किया तो ये टोटल अमाउंट जो होती है लगभग 2.5 से 5 ml की होती है। ये इजैकुलेशन में 2.5 to 5 ml पर इजैकुलेट होती है। ये टोटल एक बार इजैकुलेट में, पर इजैकुलेट एक बार का जो मसाला मेल बाहर निकालते हैं इतना सीमेन निकलता है। क्या निकलता है? सीमेन निकलता है। और जैसा कि हम जानते हैं सीमेन में क्या क्या होता है, उस सीमेन के अंदर होते हैं स्पर्म्स। क्या होते हैं? इसमें होते हैं स्पर्म्स और ग्लैंडुलर सीक्रीशन। दूसरा कंटेंट होता है जो ग्लैंड्स से प्रोड्यूस होता है, जिसे कहते हैं ग्लैंडुलर सीक्रीशन। और मेल्स के केस में हमें पता है जो स्पर्म्स होते हैं उसकी अमाउंट जो होती है अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 मिलियन होती है एक बार के इजैकुलेट में। एक बार के इजैकुलेट में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, और ग्लैंडुलर सीक्रेशन में ग्लैंड जब अपना सीक्रेशन ऐड करती है तो वो सारा मिल करके सीमेन बनता है। और ये सीमेन, इसका पीएच जो होता है, अगर पूछा तो वैसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर पूछा जाए तो पता होना चाहिए, 7.2 to 7.7 होता है। एल्कलाइन पीएच होता है। कैसा होता है? एल्कलाइन फ्लूइड होता है, एल्कलाइन पीएच होता है, जिसमें मेजर एल्कलिनिटी सेमाइनल वेसिकल से ऐड होती है। तो पॉइंट लिखा है 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं क्वाइटस के दौरान एक बार में इजैकुलेट होने वाले। लेकिन इसमें से कह रहे फर्टिलाइजेशन के लिए कम से कम क्या सारे स्पर्म, जितने बच्चे नीट का फॉर्म भरेंगे क्या सारे क्वालीफाई कर जाएंगे? 22 लाख बच्चे नीट का फॉर्म भरेंगे, क्या सब क्वालीफाई कर जाएंगे? नहीं। कह रहे सीट लिमिटेड है, 40,000 से 50,000 की सीट है, तो क्या उस 2 से 22 से 25 लाख बच्चों में सब क्वालीफाई कर रहे हैं? नहीं। उसी तरीके से स्पर्म में भी याद रखेंगे, होते 200 से 300 मिलियन, उनमें सारे एक्टिव नहीं होते। बहुत सारे स्पर्म डेड हो जाते हैं, बहुत सारे डिफेक्टिव होते हैं, बहुत सारे कमजोर होते हैं, बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाती है। तो मजबूत स्पर्म कितने होने चाहिए? फर्टिलाइजेशन को अगर सच्चा बनाना है, फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करना है, तो कम से कम जो स्पर्म्स का अमाउंट है, याद ध्यान रखेंगे, अप्रोक्सीमेटली 60% जो इस टोटल में से है उनका शेप एंड साइज नॉर्मल, मतलब नॉर्मल शेप साइज के होने चाहिए। नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। और उसमें से 40% आउट ऑफ देम, जो ये जो 60 में से 40% है, 60 का जो 40% है वो धुआंधार मोटिलिटी वाला होना चाहिए, विगरस मोटिलिटी वाला होना चाहिए, विगरस मोटिलिटी वाला होना चाहिए, तब जाके फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान देंगे इस लाइन पे। ह्यूमन के मेल में 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, लेकिन फॉर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलिटी को कंप्लीट करने के लिए, फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 60% स्पर्म्स ऐसे होने चाहिए जिनका नॉर्मल शेप हो, नॉर्मल साइज हो, दिखने में सुंदर और सुशील होने चाहिए। जो चीजें किसी स्पर्म के लिए चाहिए वो सब कुछ उसके पास हो, भगवान का दिया हुआ सब कुछ, रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ, मतलब उसके पास स्पर्म में हेड, एक्रोसोम होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए, सेंट्रियोल्स होने चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में होना चाहिए, और टेल होनी चाहिए जिसकी मदद से स्पर्म मूव कर सके। तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ हो, शेप साइज नॉर्मल हो, लेकिन कह रहे आउट ऑफ देम एटलीस्ट 40% ऐसे हो जिनकी मोटिलिटी जबरदस्त हो, तब जाकर के फर्टिलाइजेशन अचीव हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, स्पर्म फॉर्मेशन के दौरान जितने भी स्पर्म बनते हैं, जितने इजैकुलेट होते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म, उनमें से कम 60% नॉर्मल शेप एंड साइज, और 20 और उसमें से 40% ऐसे हो जिनकी फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी जबरदस्त हो, जिनकी मोटिलिटी विगरस हो, तब जाकर के फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ आई बात? तो हम फर्टिलाइजेशन क्या होता है तो आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे कहानी कह रही है, इन लाइनों को जरा देखें, इन लाइनों में क्या लिखा है देखें। यार स्पर्म जो बनाए गए थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, स्पर्म जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनाए गए थे, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एक्सेसरी डक्ट, मैंने बताया था, ट्यूबुली रेक्टी से होता हुआ पहुंचता है ये एपिडाइडमिस में। सीक्रेशन ऑफ एपिडाइडमिस, वास्ट डिफरेंस सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं और मोटिलिटी के लिए जरूरी होते हैं। जब सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद स्पर्म रिलीज की जाती है उसे कहते हैं सीमेन। फंक्शन ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन एंड एक्सेसरी डक्ट मेंटेन्ड बाय टेस्टिकुलर हार्मोन, और ये सब काम कौन मेंटेन करता है? एंड्रोजन मेंटेन करता है। ये जितना भी काम हम पढ़ रहे थे इन सब को मेंटेन करना, स्टिमुलेट करना, सब कुछ, मतलब मैंने कहा आपको, मर्द के अंदर अगर मर्दानगी की बात करते हैं, पुरुषों के अंदर पौरुष की बात करते हैं, अगर मेल्स की मेलनेस की बात करते हैं, तो इन सब के पीछे जो हार्मोन रिस्पांसिबल उसका नाम है एंड्रोजन। इसी की वजह से नॉर्मल स्पर्म बनते हैं, नॉर्मल स्पर्म का प्रोडक्शन होता रहता है, मेल्स के अंदर जो भी सेक्सुअल रिलेटेड एक्टिविटीज है उन्हें रेगुलेट करने का काम करता है एंड्रोजन। तो मेल से रिलेटेड बहुत सारी बातें जो एनसीईआरटी ने लिखी हुई हैं वो सारी हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अगला पार्ट जो हम शुरू करते हैं वो होता है oogenesis का, ओवम फॉर्मेशन का। अगर आप कंपेयर करोगे स्पर्म फॉर्मेशन से तो ऑलमोस्ट स्टेजेस बिल्कुल सेम है। स्पर्म फॉर्मेशन में आपने देखा था कि यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया होती है, स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिवीजन करके अपना नंबर बढ़ाती है, माइटोटिक डिवीजन करके अपना नंबर बढ़ाती है और डिवाइड करती रहती है, ये है स्पर्मेटोगोनिया। कह रहे जब स्पर्मेटोगोनिया का डिवीजन नहीं हो पाता तो वो स्पर्मेटोगोनिया ट्रांसफॉर्म हो जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस, मियोटिक डिवीजन होता है। क्या होता है? मियोसिस 1 होती है और बनते हैं सेकेंडरी, प्राइमरी से बनते हैं सेकेंडरी, प्राइमरी से बनते हैं सेकेंडरी, और सेकेंडरी फिर मियोसिस सेकंड करता है और फिर बनाता है स्पर्मेटिड। क्या बनाता है? स्पर्मेटिड बनाता है। ये बन गई स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड्स बनती है, और फिर यही स्पर्मेटिड जो होती है, ये सारी स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक मैच्योर एक्टिव मोटाइल गैमीट में, जिसे कहते हैं स्पर्मेटोजोवन।
ये बन जाता है स्पर्मेटोजोवन। ये बातें हमने पढ़ ली थी ना, ये कहानी बिल्कुल क्लियर है, पाक साफ है। लेकिन अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं, अगर हम फीमेल्स में oogenesis की बात करते हैं, मेल्स में गैमेटोजेनेसिस, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस हुई थी, मेल्स में जो स्पर्मेटोजेनेसिस हुई थी, अगर इससे कंपेयर करेंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू हुई थी? प्यूबर्टी आने के बाद। कब शुरू हुई थी? आफ्टर प्यूबर्टी। ये सब कुछ कब हुआ था? ये सब आफ्टर प्यूबर्टी हुआ था, आफ्टर अटेनिंग द सेक्सुअल मैच्योरिटी। प्यूबर्टी आने के बाद कहानी शुरू हुई थी। लेकिन वही चीज जब कंपेयर किया जाता है, यही पड़ोस में आप इसको कंपेयर करके देखोगे, जब इसे कंपेयर करके देखोगे तो कहानी आपको समझ आएगी कि इन फीमेल्स फॉर्मेशन ऑफ ओवम, फॉर्मेशन ऑफ ओवम की हम बात करते हैं तो उसे कहते हैं oogenesis। oogenesis which starts before birth। इसकी शुरुआत कब हो जाती है? इट स्टार्ट्स बिफोर बर्थ। इसमें बहुत कुछ जानने के लिए है आपके लिए। पहले मैं शुरुआत में कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं कि ह्यूमन फीमेल्स में ये बर्थ से पहले ही शुरू हो जाता है, बिफोर बर्थ। oogenesis की शुरुआत बर्थ से पहले शुरू हो जाती है। होता क्या है, स्टेजेस देखोगे तो वही नाम वैसे ही दिखेंगे। वहां पे स्पर्मेटोगोनिया थी, यहाँ पे नाम था स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया नाम था। यहाँ पे कंपेयर करो, इसका नाम होता है oogonia। क्या नाम होता है? oogonia। जैसे वहां स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिवीजन करती थी, वैसे यहाँ पे oogonia भी माइटोटिक डिवीजन करती है। यहाँ oogonia भी माइटोटिक डिवीजन करती है और अपना नंबर बढ़ाती है। तो जैसे ये माइटोसिस कर रही है, मल्टीप्लिकेशन फेज में जा रही है, वैसे यहाँ भी तो मल्टीप्लिकेशन हुई है। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ दोनों के केस में हुई है। फर्क बस इतना है कि यहाँ पे मेल्स के केस में स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था। ये स्टेम सेल्स इन सेल्स को पूरी जिंदगी डिवाइड करते रहने में मदद करेंगी, लेकिन फीमेल्स में नो स्टेम सेल्स आर फॉर्म्ड। फीमेल्स में याद रखेंगे नो, ये जो सेल्स हैं वो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। यहाँ लिखेंगे डिवीजन के बाद देयर इज नो स्टेम सेल्स। फीमेल में किसी टाइप की स्टेम सेल्स नहीं रहती, ये डायरेक्ट प्राइमरी oocyte बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? इन्हें कहते हैं प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes। तो जैसे वहां प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, यहाँ प्राइमरी oocytes हैं। वहां पे कुछ स्पर्मेटोगोनिया ट्रांसफर हुई थी, सम स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पे सम स्पर्मेटोगोनिया ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कौन सा स्पर्मेटोसाइट? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन यहाँ पे देखो सारी की सारी oogonia प्राइमरी oocytes बना लेती है। सब के सब प्राइमरी oocyte बना लेती है। एक प्राइमरी oocyte को देखते हैं, एक प्राइमरी oocyte को देखते हैं। ये मियोटिक डिवीजन शुरू करती है। क्या करती है? मियोसिस इसका स्टार्ट हो जाता है, मियोसिस इनका स्टार्ट हो जाता है। ये सब बर्थ से पहले ही हो रहा है, सब बर्थ से पहले हो रहा है। अभी तक जितना कुछ भी हुआ सब बर्थ से पहले हुआ, लेकिन जब मियोसिस स्टार्ट हो रही है उस टाइम बर्थ का टाइम हो जाता है। याद रखेंगे यहाँ पे इस फीमेल के बर्थ का समय हो चुका है और अब मियोसिस स्टार्ट तो हुई, लेकिन कह रहे मियोसिस स्टार्ट होने के बावजूद भी वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। ध्यान रखेंगे फीमेल में मियोसिस शुरू तो हो जाती है, बट मियोसिस स्टार्ट्स बट इट इज अरेस्टेड इन प्रोफेज 1। कौन सी स्टेज में? प्रोफेज 1 स्टेज में ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में आपने अगर सेल डिवीजन पढ़ाओगे कि स्टेज आती है जिसे कहते हैं डिप्लोटीन। कौन सी स्टेज? डिप्लोटीन स्टेज कहते हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन एंड डिप्लोटीन, ये डिप्लोटीन स्टेज है। एग इसी स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। इसके बाद कह रहे इससे पहले जो कुछ भी था ये सब बिफोर बर्थ हो रहा था। कब से कब तक है? ये सारी इंसिडेंट्स, सारी इवेंट्स कब से कब तक हुई हैं? ये हुई हैं बिफोर बर्थ। ये सारा कुछ बिफोर बर्थ हुआ है। क्या हुआ है? ये सब कुछ बिफोर बर्थ हो रहा था। कब हो रहा था? बिफोर बर्थ। तो फीमेल में ये सारा खेला बर्थ से पहले हुआ है। अब क्या हुआ? जब बर्थ हो गई तो बर्थ के बाद ये जो डिवीजन है, बर्थ हो गई, प्यूबर्टी आ गई। ये देखो अब क्या हुआ? बर्थ हो गई और बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी आ गई। प्यूबर्टी, जब फीमेल में प्यूबर्टी आती है तब जाकर के ये जो प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte जिसका डेवलपमेंट, जिसका डिवीजन रुक गया था, जिसका डिवीजन मियोसिस 1 में रुक गया था, स्टॉप हो गया था, अब ये डिवाइड करना शुरू करती है, कंप्लीट करती है अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करती है। इसका M1 कंप्लीट हो जाता है। मियोसिस 1 अब जाके कंप्लीट होता है। बर्थ के बाद प्यूबर्टी आने के बाद, जब प्यूबर्टी आती है तब जाकर के कंप्लीट होता है और बनती है। यहां देखें बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कह रहे प्राइमरी oocyte का सारा साइटोप्लाज्म जिस सेल में चला जाता है उसे कहते हैं सेकेंडरी oocyte। सारा साइटोप्लाज्म जिस सेल में जाता है उसे कहते हैं सेकेंडरी oocyte। दूसरी जो डिवीजन, जो दूसरी सेल बनी थी, डिवाइडेड सेल जो दूसरी बनी थी, वो इतनी छोटी होती है, इतना कम साइटोप्लाज्म होता है कि बहुत जल्दी डिजेनरेट कर जाती है। ये नॉन डिवाइडिंग सेल होती है यूजुअली, इसे कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी क्या समझ में आया बच्चों? जरा ध्यान से देखो और समझो। कह रहे मेल्स के केस में जब प्राइमरी oocyte डिवाइड करता है और सेकेंडरी oocyte बनता है, मेल्स में जब प्राइमरी oocyte डिवाइड करके सेकेंडरी oocyte बनता था, तो यहाँ पे इस डिवीजन के बाद जो सेकेंडरी oocyte बना है, ये जो डिवीजन हुआ है, ये इक्वल है। जो दो डॉटर सेल्स बनी हैं इक्वल साइज की हैं। इनकी साइज जो होती है इक्वल साइज्ड डॉटर सेल्स होती हैं। इनकी जो डॉटर सेल हैं वो इक्वल साइज है। लेकिन आप यहाँ देखो ये जो डॉटर सेल्स बनी हैं ये अनइक्वल साइज्ड होती है। कैसी होती हैं? अनइक्वल डॉटर सेल्स। तो फीमेल के केस में अनइक्वल साइज वाली DAUGHTER सेल्स बनती हैं। एक होती है सेकेंडरी oocyte और एक होती है फर्स्ट पोलर बॉडी। ये खेला जो हुआ फीमेल में हुआ, कब हुआ? प्यूबर्टी आने के बाद हुआ। मेल्स में ये प्यूबर्टी आने के बाद सारा प्रोसेस शुरू हुआ। ये जो कुछ भी मेल्स में हुआ वो बर्थ के बाद प्यूबर्टी जब आई तभी हुआ। लेकिन ये कब हुआ? फीमेल्स में बर्थ से पहले शुरू हो गया था। बर्थ के बाद प्यूबर्टी आने के बाद मैच्योरेशन डिवीजन मियोसिस 1 कंप्लीट होती है। शुरू बर्थ से पहले हुआ, कंप्लीट प्यूबर्टी आने के बाद हुआ। तो जब ये प्यूबर्टी आने के बाद सेकेंडरी oocyte बनता है, उसके बाद ये जो सेकेंडरी oocyte होता है, ये सेकेंडरी oocyte जो होता है अपना मियोसिस सेकंड शुरू करता है। याद रखेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी नॉर्मली अब डिवाइड नहीं करती। सेकेंडरी oocyte विल अंडरगो मियोसिस सेकंड। क्या करती है? मियोसिस सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन में कौन जाएगा? सेकेंडरी oocyte जाएगी। बर्थ हो चुकी है, प्यूबर्टी आ चुकी है और अब हमारे पास आ चुकी है कौन सी सेल? अब हम ले आए हैं यहाँ पे, अब हमारे बीच में, हम सब के जनता की फरमाइश पे आ चुकी है हमारे बीच में अब ये सेल, इसे कहते हैं सेकेंडरी oocyte। ये देखो प्राइमरी oocyte थी, ये प्राइमरी oocyte थी,
ऐसे इसी को मान लेते हैं, ये प्राइमरी oocyte थी, जब डिवाइड करी तो इससे दो डॉटर सेल बनी, इससे दो डॉटर सेल बनी, एक जिसमें सारा मैक्सिमम साइटोप्लाज्म रह गया, जिसमें वो बनी एक सेकेंडरी oocyte, और दूसरी इसकी पड़ोसन, जिद्दी पड़ोसन, जो कि बहुत छोटी साइज की बनी। ये आप देखें, एक हो गई आपकी सेकेंडरी oocyte और दूसरी है फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या नाम है इसका? फर्स्ट पोलर बॉडी है ये oogenesis समझ रहे हैं हम लोग। तो ये oogenesis का प्रोसेस है, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है। ये सेकेंडरी oocyte विल स्टार्ट मियोसिस सेकंड। ये मियोसिस सेकंड शुरू तो कर देती है, बट कह रहे अब बट ये भी फिर से गरीबी अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकंड। कौन सी सेकंड? मेटाफेज सेकंड स्टेज में। कौन सी सेकंड? मेटाफेज सेकंड वाली स्टेज में। तो इसने अपना मियोसिस सेकंड शुरू तो कर दिया, लेकिन अरेस्ट हो गई, गिरफ्तार हो गई, पूरा नहीं हुआ डिवीजन। याद रखेंगे यार, ये डिवीजन पूरा नहीं हुआ, मेटाफेज सेकंड स्टेज में ये ओव्यूलेट हो जाती है। याद रखेंगे, ये जो स्टेज है ओव्यूलेशन स्टेज कही जाती है। ओव्यूलेशन इज डन। इसी स्टेज में एग का ओव्यूलेशन, ओवरी से एग बाहर निकल जाता है। ये एग जो होता है बाहर निकल जाता है, रिलीज ऑफ एग। क्या हुआ? रिलीज ऑफ फीमेल गैमीट एग इन मेटाफेज सेकंड स्टेज। कौन सी सेकंड? मेटाफेज सेकंड। तो याद रखेंगे, फीमेल में ओव्यूलेशन किस स्टेज में होता है? सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है। कौन सी स्टेज में होता है? सेकेंडरी oocyte का मेटाफेज सेकंड स्टेज। क्वेश्चन उठता है, अब इसका मैच्योरेशन कब होगा? ये मैच्योर कब होगा? ओव्यूलेशन तो हो गया, इसका मैच्योरेशन कब होगा? तो जब, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मियोसिस टू is only completed, ये तभी कंप्लीट होगा, only completed after the entry of sperm head into the cytoplasm of ovum, या after the entry of sperm into the cytoplasm of ovum। साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम मतलब कहना क्या चाह रहे हैं हम लोग? हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो ओवम, जो सेकेंडरी oocyte है, मैच्योर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसे मैच्योर होने के लिए जो फैक्टर चाहिए वो स्पर्म की वजह से मिलता है। जब तक स्पर्म इसके पास नहीं आएगा, कह रहे जब तक स्पर्म की एंट्री नहीं होगी, ये देखो, ये स्पर्म जब तक इसके अंदर नहीं जाएगा, जब तक स्पर्म की एंट्री नहीं होगी इसके अंदर, ये देखो साइटोप्लाज्म का ओवम में जब तक स्पर्म की एंट्री नहीं होगी, तब तक ये ओवम मैच्योर नहीं होगा। मतलब जैसे ही स्पर्म इसके अंदर एंटर करेगा, जैसे ही यहाँ पे स्पर्म की एंट्री होगी, आफ्टर द एंट्री ओनली, कह रहे जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी, तब जाकर के ये एग डिवाइड करेगा, अपना मैच्योरेशन डिवीजन पूरा करेगा, और दो डॉटर सेल बनेंगी। फिर अनइक्वल है, ये देखिए, इसका मियोसिस सेकंड भी अनइक्वल है। मियोसिस सेकंड में भी अनइक्वल डिवीजन होता है। टू अनइक्वल साइज्ड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। कौन सी सेल्स? डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। दो सेल बनेगी और दोनों अनइक्वल साइज की होगी। इस छोटी पिंकी को कहेंगे, पहले फर्स्ट पोलर बॉडी ऑलरेडी बन चुकी है, अब जो बनेगी वो होगी सेकंड पोलर बॉडी। कौन सी पोलर बॉडी? सेकंड पोलर बॉडी। और इधर जो देख रहे हो आप, इसे कहते हैं ऊटिड। इस ओवम को कहते हैं ऊटिड, या इसी को कहते हैं मैच्योर ओवम। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैच्योर ओवम। कंपेयर करके देखो, समझ में आएगा। स्पर्म का फॉर्मेशन जब हुआ तो साइज ऑफ द सेल इक्वल डॉटर सेल में होता है। स्पर्म में एक सेल है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, चार स्पर्म बनाती है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं। एक स्पर्म जो होता है वो एक स्पर्म, आप देखोगे सारे के सारे, आप देखो क्या इनमें सारे के सारे हैप्लॉइड सेल, 4 हैप्लॉइड सेल बनी है, एक ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनी। और ये जितने डिवीजन उसमें साइज ऑफ द सेल इक्वल रहा है। यहाँ पे जितने डिवीजन हुए हैं आफ्टर माइटोसिस, कह रहे जब इसका मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गया, उसके बाद जो कुछ भी हुआ है बर्थ के बाद, यानी जितने भी डिवीजन बर्थ के बाद हुए वो सारे अनइक्वल हुए हैं। जो दो डॉटर सेल बनी उनका साइज डिफरेंट रहा है। पहला डिवीजन प्यूबर्टी आने के बाद हुआ मियोसिस 1, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुआ, और दूसरी जो डॉटर सेल बनी इतनी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, इतनी छोटी थी कि वो आगे डेवलप नहीं करती या डिवाइड नहीं करती, उसे कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। तो आप देखेंगे फीमेल की जो मेयोटिक डिवीजन है शुरुआत हो जाती है बर्थ से पहले, लेकिन कंप्लीट होती है प्यूबर्टी आने के बाद। तो टाइमिंग का फर्क, मेल्स में सारी इक्वल सेल्स बनती हैं, फीमेल्स में अनइक्वल सेल्स बनती है। साइज ऑफ द सेल्स का फर्क, मेल्स में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म बनाता है, फीमेल में एक प्राइमरी oocyte केवल एक ओवम बनाता है। मतलब अगर क्वेश्चन कोई पूछे आपसे कि किसी फीमेल में 100 एग बनाने हैं तो कितने प्राइमरी oocyte चाहिए? 100 एग बनाने के लिए, 100 ओवम बनाने के लिए कितने प्राइमरी oocyte चाहिए? 100 के लिए 100 चाहिए। जितने प्राइमरी oocyte होंगे उतना ही ओवम बनेगा, ध्यान रखेंगे। लेकिन मेल्स में अगर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो 4 स्पर्म्स बनते हैं। इसका मतलब 100 स्पर्म बनाने के लिए हमें केवल 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए। समझ बात? इसका मतलब एक सिंपल सी कहानी है, एक प्राइमरी oocyte अगर है, ओनली वन प्राइमरी oocyte अगर है, तो इस प्राइमरी oocyte से केवल सिंगल लार्ज ओवम बनेगा, और बाकी की जो दो छोटी छोटी होंगी ये दो पोलर बॉडीज बनेंगी। क्या बनेंगी? वन लार्ज ओवम बनेगा, और दो रिड्यूस्ड एंड टू रिड्यूस्ड साइज में बहुत छोटी रिड्यूस्ड पोलर बॉडीज बनेंगी। क्या बनेंगी? पोलर बॉडीज। तो दो पोलर बॉडी बनेगी और एक ओवम बनेगा। मेल्स के केस में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म बनाता है। सीधी बात, सीधा लॉजिक, सीधा कंसेप्ट। सीधी बात, सीधा लॉजिक, सीधा कंसेप्ट। और इसी सीधे कंसेप्ट को एनसीईआरटी में भी कंपेयर करके दिखाया है। क्या क्या आपको समझना है, क्या ध्यान देना है, जरा फटाफट से देख ले, फटाफट से इसे समझे। कह रहे हैं ये देखें, ये मेल्स के केस में हमने बात करी स्पर्मेटोजेनेसिस की। इधर देखो, ये है स्पर्मेटोजेनेसिस। इस स्पर्मेटोजेनेसिस में प्यूबर्टी आने के बाद से कहानी शुरू हुई। ये जो है स्पर्मेटोगोनिया है, माइटोटिक डिवीजन करती है, और ये छोटे छोटे डॉटर सेल्स बना रही है। सब स्टेम सेल है। देखो जब तक डिवाइड हो रही है ये स्टेम सेल है। उन्हीं में से कुछ स्टेम सेल जो डिवाइड नहीं कर पाएंगी, अब वो जो डिवाइड नहीं कर पाएंगी वो कन्वर्ट हो जाएंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन जाएंगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगी 2n वाली। लेकिन मियोटिक डिवीजन करेंगी, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेंगी और बनाएंगी। इसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, तो बनाएंगी, ये देखो, ये बनाएंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इसको बना है, कह रहे जो डिवाइड नहीं कर रहा उसको हम कह रहे हैं सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, सम स्पर्मेटोगोनिया ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बना लिया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने M1 किया तो बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इन्होंने M2 किया तो यहां बन गया, यहां स्पर्मेटिड बन गया। क्या बन गए? स्पर्मेटिड बन गया, और स्पर्मेटिड ने स्पर्मेटोजोआ बना दिए, ये बन गए स्पर्म्स। तो क्रोमोसोम नंबर ध्यान रखना है, केवल ये जो सेल्स हैं जब तक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तब तक 46 क्रोमोसोम्स है। कब हुआ ये सब? प्यूबर्टी आने पर हुआ। फीमेल्स की कहानी कब शुरू हुई? ऊगोनिया फीटल लाइफ में ही, यहां से यहां तक ये सब फीटल लाइफ है। ऊगोनिया का डिवीजन चल रहा है, मियोसिस 1 स्टार्ट हो गई। देखिए फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यहां M1 स्टार्ट तो हो जाती है, बट इसका कंप्लीशन कब होता है? बर्थ हो गई, चाइल्डहुड बचपना बीत गया, कह रहे जब प्यूबर्टी आई तब जाकर के ये डिवीजन कंप्लीट होता है। तो डिवीजन कंप्लीट कब हुआ? जब प्यूबर्टी आई, तो बना सेकेंडरी oocyte। अनइक्वल साइज की सेल एक बनी सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी से एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी। सेकेंडरी ने जब डिवाइड किया तो ये बनी सेकंड पोलर बॉडी और ये बना सिंगल लार्ज फंक्शनल ओवम। लेकिन ये तभी पूरा होगा जब इसमें स्पर्म की एंट्री होगी। ये तभी पूरा होगा जब इसमें स्पर्म की एंट्री होगी। बिना स्पर्म की एंट्री के ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। फीमेल्स में ओवम के मैच्योर होने के लिए स्पर्म की एंट्री मैंडेटरी है, कंपलसरी है। रट लें, याद रख लें, इस पूरे प्रोसेस को याद रख लें कि फीमेल्स में गैमेट जो होगा वो तभी बनेगा जब स्पर्म की एंट्री फाइनली उसमें होगी, तब जाकर के वो मैच्योर हो पाता है। तो इस चीज को जरा थोड़ा शब्दों में बयां करते हैं। शब्दों में बयां करके जो हमने अभी पढ़ा था, इस पॉइंट को जरा समझ लेते हैं एक बार। देखें होता क्या है, कैसे है सारी कहानी, कैसे है सारी कहानी। देखें oogenesis की कहानी मैं आपको समझाता हूं। जब बच्ची जो होती है वो मदर वॉर्म में होती है, तो उस गर्ल चाइल्ड के बॉडी में जो ओवरी है, यहाँ पे मान लेते हैं इस गर्ल चाइल्ड की जो ओवरी है एब्डोमिनल कैविटी में, इन्हीं ओवरी में oogenesis बर्थ से पहले ही शुरू हो गई। ये है बर्थ से पहले की कहानी। ये रही ओवरी, ये रही ओवरीज, ये है ओवरी। और बिफोर बर्थ ऐसे लिखते हैं पॉइंट वाइज। ओवरी हम लिखेंगे बिफोर बर्थ, या ऐसे लिखें oogenesis स्टार्ट्स बिफोर बर्थ। oogenesis का जो प्रोसेस है, oogenesis स्टार्ट्स बिफोर बर्थ। कब शुरू हुआ था बेटा जी? बिफोर बर्थ। फीमेल की बॉडी में गैमीट का फॉर्मेशन जिसे oogenesis कहते हैं, वो बर्थ से पहले शुरू हो गया था। जहां पे जो oogonal सेल्स होती हैं, oogonal सेल्स जो होती हैं, दे डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन। क्या करती हैं? डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड करती हैं एंड ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं इनटू oogonal सेल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्राइमरी oocyte। क्या कहते हैं? प्राइमरी oocyte कहते हैं। प्राइमरी oocyte में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब होता क्या है, ध्यान से सुनिए यार, ये जो oogonia है वो प्राइमरी oocyte बना लेती है। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte स्टार्ट्स मियोसिस 1 बट अरेस्टेड इन मियोसिस सेकंड का, अरेस्टेड इन डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। मियोसिस 1 का डिप्लोटीन स्टेज में ये अरेस्ट हो जाता है। तो प्राइमरी oocyte स्टार्ट्स इट्स मियोटिक डिवीजन 1 बट अरेस्टेड इन डिप्लोटीन स्टेज। अब ये कंप्लीट कब होगा? जब प्यूबर्टी आएगी तब। मतलब जो मैचुरेशन डिवीजन है वो प्यूबर्टी आने के बाद कंप्लीट होता है। अब देखिए जरा इस ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं जरा फटाक से। ओवरी के अंदर के स्ट्रक्चर को जरा देखते हैं एक बार फिर से, जो हमने कुछ दिन पहले डिस्कस भी किया था कि ओवरी के अंदर आप देखोगे ओवरी के अंदर स्ट्रोमा पाई जाती है। इसे कहते हैं स्ट्रोमल फ्लूइड। ओवेरियन स्ट्रोमा होती है। क्या होती है? ओवेरियन स्ट्रोमा होती है। अभी हम आपको दिखाते हैं कैसी होती है वो ओवेरियन स्ट्रोमा। अभी तो हम देखें कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई आती है। ये रही ब्लड सप्लाई। ब्लड और नर्व सप्लाई जो होती है वो इसी एरिया में यहाँ से एंटर करती है, बाहर से ये एंटर कर रही है ओवरी के अंदर। अगर हम समझे कि इस ओवरी का क्रॉस सेक्शन अगर कट किया जाए तो इसमें किस तरीके के मसाले, किस तरीके के स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जरा फटाफट से देखेंगे, जरा फटाफट से समझेंगे, जरा देखेंगे। इधर देखें, कह रहे हैं मैंने बताया था आपको कि ओवरी के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा, जिसमें बाहर की तरफ कॉर्टेक्स होता है, अंदर की तरफ मेडुला होता है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि बाहर का कॉर्टेक्स पार्ट जो होता है वो फंक्शनल पार्ट होता है। उसी फंक्शनल पार्ट की कसम, कह रहे हैं उसी फंक्शनल पार्ट में जो सेल्स होती है, ये देखिए ये प्राइमरी oocytes दिखाई दे रहे हैं आपको। क्या दिखाई दे रहे हैं? ये प्राइमरी oocytes दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे प्राइमरी oocytes हैं ये जो दिख रहे हैं, ये प्राइमरी oocytes हैं। लेकिन इन्हीं प्राइमरी oocytes के चारों तरफ कुछ सेल्स का मास होता है जो इन्हें चारों तरफ से घेरे रहता है। ये देखिए इन्हीं प्राइमरी oocytes के चारों तरफ सेल्स का कुछ मास होता है जो इन्हें घेर के रखता है। इन्हें कहते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। क्या कहते हैं? इन्हें फॉलिक्यूलर सेल्स कहते हैं। तो आप देखोगे एग जो होता है ना oocyte, वो ऐसे फॉलिक्यूलर सेल्स से घिर जाता है और इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। एक सिंगल प्राइमरी फॉलिकल को देखें, कह रहे हैं ये रहा oocyte, प्राइमरी oocyte, और इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ सेल्स का एक मास घेरा हुआ है। ये सेल्स का मास गिरा हुआ है। इसे मैं कह रहा हूं प्राइमरी oocyte। क्या कह रहा हूं? इसे कह रहा हूं प्राइमरी oocyte। देखें इसे मैं कह रहा हूं प्राइमरी oocyte। अंदर की तरफ है लेकिन पूरा स्ट्रक्चर जो फॉलिकुलर सेल से बना है प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। तो आपसे कभी-कभी डाउट होता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर फॉलिकल में और oocyte में क्या फर्क है? तो फॉलिकल एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा प्राइमरी फॉलिकल की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं यहां लिखता हूं प्राइमरी फॉलिकल, ये देखो मैं लिखता हूं प्राइमरी फॉलिकल की बात करता हूं। तो प्राइमरी फॉलिकल जो होता है बेटा, प्राइमरी फॉलिकल जो होता है वो होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें oocyte, ये देखें ये है oocyte, इसे कहते हैं oocyte। एक हो गया oocyte और उसके चारों तरफ आप देखोगे सेल्स का एक मास दिखाई दे रहा है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स दिखाई दे रही है। oocyte इज सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स। कौन सी सेल्स? फॉलिक्यूलर या स्ट्रोमल सेल्स जो होती हैं वो इस oocyte को घेर लेती हैं, उसी को कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो उसके अंदर ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है ये है oocyte। क्या नाम है इसका? प्राइमरी oocyte कहते हैं इसको। और ये जो सेल्स दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। कौन सी सेल्स हैं? फॉलिक्यूलर सेल्स।
तो ये कहानी बर्थ से पहले ही थी। बर्थ से पहले ऐसे बहुत सारे फॉलिकल्स बन जाते हैं फीमेल्स की बॉडी में, ऐसे बहुत सारे फॉलिकल्स बन जाते हैं जो कि बर्थ के टाइम पर आप देखोगे, बर्थ के टाइम पे लगभग 2 लाख होते हैं एक ओवरी में। 2 मिलियंस होते हैं एक ओवरी में बर्थ के टाइम पे, जो कि अडल्ट जब प्यूबर्टी आती है फीमेल्स में ना, तो एक ओवरी में खाली 60 से 80 हजार रह जाते हैं, 60 to 80,000 रह जाते हैं। जो एग जो फीमेल में था वो लगभग 2 मिलियन था बर्थ से पहले, लेकिन फीमेल्स के अंदर ओवरी के अंदर ये ओवम मरते रहते हैं, टाइम टू टाइम डिजेनरेट हो जाते हैं। मतलब फीमेल का ओवरी जो है, जो एब्डोमेन के अंदर है, उसके अंदर एग टाइम टू टाइम मरते रहते हैं, डिजेनरेट होते रहते हैं। तो फीमेल्स में एग का नंबर बहुत कम डिक्रीज होने लगता है, बहुत तेजी से डिक्रीज होता है। जो बर्थ के पहले जो लगभग 2 मिलियन थे, वो बर्थ के बाद प्यूबर्टी आते आते खाली 60 से 80 हजार रह जाते हैं। तो ये फॉलिकल्स केवल 60 से 80 हजार रह जाते हैं। याद रखेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं, ईच ओवरी, हर ओवरी में ईच ओवरी विद 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स अप टू प्यूबर्टी स्टेज आते आते फीमेल्स में खाली 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल रह जाते हैं, बाकी सब डिजेनरेट करके। बर्थ के बाद कोई नई ऊगोनिया नहीं बनती, फीमेल में स्टेम सेल्स नहीं पाई जाती। याद रखेंगे, नो मोर ऊगोनिया एडेड आफ्टर बर्थ, और ये बचे प्राइमरी फॉलिकल। जैसे ही फीमेल में प्यूबर्टी आती है, ध्यान रखेंगे, जैसे ही फीमेल में प्यूबर्टी आती है, अब साइज बढ़ना, अब ये सेल जो होती है जिसे प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, ये अपना रूप परिवर्तन करती है, और इसके चारों तरफ जो सेल्स का मास था, जो पहले केवल एक लेयर थी, अब ये मल्टी लेयर्ड बनने लगती है। इसके ऊपर मल्टी लेयर्ड सेल्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और ये अपने चारों तरफ एक मास, एक कवर बनाती है, प्रोटेक्टिव कवर बनाती है, उसे कहते हैं थीका लेयर। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं थीका लेयर। ये देखें, अब कह रहे हैं इसे सेकेंडरी फॉलिकल। क्या कहते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। और इस सेकेंडरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर अगर आप देखो, सेकेंडरी फॉलिकल, मैंने कहा फॉलिकल के अंदर एग होता है, फॉलिकल के अंदर एग होता है। अगर हम देखें तो ये रहा एग, ये रहा एग, और इस एग के चारों तरफ की जो लेयर्स आपको दिखाई देंगी, एक से ज्यादा लेयर, अभी एक ही लेयर थी, अभी एक से ज्यादा लेयर आ जाती है। याद रखेंगे, एनसीईआरटी की लाइनों में लिखा हुआ है ये सब कुछ, इसलिए बताना जरूरी समझ रहा हूं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। जरा फोकस करके चलेंगे और समझते चलेंगे। इसे कह रहा हूं मैं आउटर लेयर, इसे कहते हैं थीका लेयर। क्या नाम होती है? इसे कहते हैं थीका। एक बाहर एक कवर जैसा लेयर बनता है, उसे कहते हैं थीका, और अंदर है, ये अंदर है ऊसाइट। कौन सा ऊसाइट? प्राइमरी ऊसाइट होता है, प्राइमरी ऊसाइट। और ये फॉलिक्यूलर सेल मल्टी लेयर्ड बन जाती है। देखें, फॉलिक्यूलर सेल्स जो पहले सिंगल लेयर थी, यहाँ पे अभी मल्टी लेयर्ड हो जाती है। फॉलिक्यूलर सेल्स मल्टी लेयर्ड हो जाती है, इसी को कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। तो आपको याद रखना पड़ेगा, प्राइमरी फॉलिकल में एक सिंगल ऊसाइट और कई सारी सेल से घिरा, एक लेयर ऑफ सेल से, मेनी सेल से घिरा हुआ था, उसे कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल मतलब एक प्राइमरी ऊसाइट है, उसके ऊपर थीका है बाहर, और उन दोनों के बीच में है कौन? फॉलिक्यूलर सेल्स का मास, जो कि मल्टी लेयर्ड हो चुका है। और अब ये ट्रांसफॉर्म होती है प्राइमरी से सेकेंडरी, और सेकेंडरी से बनेगा टर्शियरी फॉलिकल। कौन सा फॉलिकल बनने वाला है? अब बनने वाला है टर्शियरी फॉलिकल। और इस टर्शियरी फॉलिकल में थीका लेयर वेल ऑर्गेनाइज्ड, एनसीईआरटी की लाइन है, नाउ द थीका इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। थीका लेयर पूरी तरह से वेल डेवलप्ड हो जाती है, और सेकेंडरी ऊसाइट अंदर पूरा प्रोटेक्टेड है। और ये देखें, एक स्ट्रक्चर बनता है, फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर बनता है, जिसे कहते हैं एंट्रम। यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर में एक फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसी स्ट्रक्चर से एग को नरिशमेंट मिलेगी, इसे कहते हैं एंट्रम। और यहाँ याद रखेंगे, यही वो स्टेज है जिसमें ये एग ने अपना, ये जो एग होता है इसमें, ये देखें, ये जो प्राइमरी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो अरेस्टेड थी ना, जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अरेस्टेड थी, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, इसे कहते हैं टर्शियरी फॉलिकल। ये डायग्राम बना रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ 2 सेल आपको दिखाई दे रही होगी। अभी यहाँ 2 डॉटर सेल दिखाई देगी, एक छोटी सी सेल है जो बहुत छोटे साइज की है, ये बहुत छोटे साइज की है, और एक बड़ी सेल है जिसे हम सेकेंडरी ऊसाइट कहते हैं। तो अभी हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसे कहते हैं टर्शियरी फॉलिकल। कोई पूछेगा टर्शियरी फॉलिकल क्या होता है? आपसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि टर्शियरी फॉलिकल क्या होता है भाई साहब, आप क्या बताओगे? आप बताओगे टर्शियरी फॉलिकल, जो एनसीईआरटी ने हमारी एनसीईआरटी देवी लिखती है, टर्शियरी फॉलिकल क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें थीका लेयर वेल ऑर्गेनाइज हो गई। आप देखें, थीका लेयर के 2 पार्ट्स हो गए, जो बाहर वाली थीका लेयर जिसे हम कह रहे थे, इसके 2 पार्ट्स हो गए हैं। ये थीका लेयर, इसे कह रहे हैं थीका इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। थीका इज वेल ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 लेयर्स। थीका एक्सटर्नल और इंटरनल के 2 पार्ट्स होते हैं। अंदर जो ऊसाइट था वो डिवीजन कंप्लीट हो गया है, डिवीजन कंप्लीट हो गया है। अब ये बन चुका है क्या? अब ये बन चुका है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसने अपना डिवीजन कंप्लीट कर लिया है। मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टर्शियरी फॉलिकल में मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है, मियोसिस 1 इज कंप्लीटेड। और जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट होगी, क्या बनेगा? सेकेंडरी ऊसाइट फॉर्म हो जाता है, और फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है। क्या बन जाती है? फर्स्ट पोलर बॉडी। मतलब ओवरी के अंदर क्या खेला चल रहा है, आप समझोगे, एक एक स्टेप में समझोगे कि ओवरी के अंदर क्या चल रहा है। टर्शियरी फॉलिकल बनी, इसका मतलब क्या होगा? मियोटिक डिवीजन पूरा हो गया, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पूरा हो गया, और यहाँ फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर बनता है, जिसे कहते हैं एंट्रम। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टेंट्रम। ये देखो, ये रहा टेंट्रम, एंट्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन पूछा जाएगा एंट्रम कब अपीयर हुआ, बताओगे टर्शियरी फॉलिकल वाली स्टेज में। और बाकी सब वैसे ही है जैसे पहले था, बाकी सब कुछ वैसे ही है। ये फॉलिकुलर सेल्स यहाँ पाई ही जाती है, मल्टी लेयर्ड फॉलिकुलर सेल्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं। ये आप देखोगे, यहाँ फॉलिकुलर सेल्स तो प्रेजेंट हैं ही, फॉलिकुलर सेल्स तो प्रेजेंट हैं ही, ये सारी की सारी फॉलिकुलर सेल्स हैं। टर्शियरी फॉलिकल में खास क्या दिखा आपको? एक नया स्ट्रक्चर दिख रहा है, थीका, जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड है। मियोटिक डिवीजन पूरा हो चुका है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पूरा हो चुका है, और ये फॉलिक्यूलर एंट्रम बन चुका है। क्या बन चुका है? फॉलिक्यूलर एंट्रम बन चुका है। फ्लूइड फिल्ड होता है ये। कैसा होता है स्ट्रक्चर? इसे कहते हैं फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर। इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है जो ओवम को नरिश करता है, इसे फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। और अब जो पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने उसे कहते हैं टर्शियरी फॉलिकल। मतलब टर्शियरी फॉलिकल में मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज हो जाती है, और एंट्रम डेवलप हो जाता है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल, जो है रेडी टू ओव्यूलेट। ये ओव्यूलेशन के लिए रेडी वाली स्टेज होती है, इसे कहते हैं रेडी टू मूव, रेडी टू ओव्यूलेट स्टेज होती है। ये जहां पे ओव्यूलेशन अब होने वाला है। ये देखें, ये है ओवम, ये है सेकेंडरी ऊसाइट, ये है फर्स्ट पोलर बॉडी, ये है फॉलिक्यूलर एंट्रम, जो भी हमने पढ़ा था। फॉलिक्यूलर एंट्रम जो वेल डेवलप्ड हो चुका था, वो है फॉलिक्यूलर एंट्रम। ये है फॉलिक्यूलर एंट्रम, ये है फॉलिक्यूलर एंट्रम। और उसके चारों तरफ जो सेल्स होती हैं, ये होती हैं, ये जो चारों तरफ सेल्स होती हैं, इन्हें कहते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स।
वही टर्शियरी फॉलिकल अब पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है, ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। इसे कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसे कहते हैं मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल, इसी स्टेज में ओव्यूलेशन, यही है वो स्टेज जिसके बाद ओवरी की वॉल रप्चर हो जाती है और फिर यहीं से ओव्यूलेशन होता है, यहीं से ओव्यूलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। आप देखेंगे, ये देखें, ये जो स्टेज होती है इसी स्टेज में ओवम को रप्चर करके बाहर निकाला जाता है। ये देखो, ये फॉलिकल यहीं रप्चर होता है और फिर यहां से ओवम बाहर रिलीज होता है। ये देखें, ये ओवम जो है वो बाहर रिलीज किया जा रहा है, इसे कह रहे हैं ओव्यूलेशन। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ओव्यूलेशन जिस स्टेज में होती है उस स्टेज को रिलीज, उस स्टेज को कहते हैं सेकेंडरी oocyte। क्या कहते हैं? सेकेंडरी oocyte। कुछ लोग इसी को ओवम भी मानते हैं, लेकिन मैच्योर नहीं है। याद रखेंगे, अभी मियोसिस कंप्लीट नहीं हुई है, अभी मियोसिस 2 पूरी नहीं हुई। मियोसिस 2 तभी पूरी होगी जब स्पर्म की एंट्री होगी। ये जो स्टेज है, इसी स्टेज में ओव्यूलेशन होती है, रिलीज ऑफ ओवम, ओवरी से ओवम को रिलीज किया जाता है। तो उस स्टेज में जब ये रेडी है, मैच्योर है, उसे कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। इसी ग्राफियन फॉलिकल स्टेज में एग के चारों तरफ आप देखो एक पीले रंग की लेयर यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, पीले रंग की लेयर एग के चारों तरफ दिखाई दे रही है। एनसीईआरटी ने इसके बारे में लिखा है, प्रॉपर लिखा है, बताया है कि एक लेयर यहाँ बन जाती है जिसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। फर्टिलाइजेशन इसका रोल भी पढ़ोगे आप। जोना पेल्यूसिडा एक नॉन सेल्युलर, एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होती है, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई एक लेयर होती है एग के चारों तरफ, जो इसी स्टेज में बनती है ग्राफियन फॉलिकल में। तो याद रखेंगे, व्हाट इज ग्राफियन फॉलिकल? एक मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल, जिसे उसको साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे डिफाइन किया है। मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल जिसे साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया था उसके नाम पे डिफाइन किया है, उसे कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, इसी ग्राफियन फॉलिकल में जोना पेल्यूसिडा, एनसीईआरटी ने लिखा है, जोना पेल्यूसिडा की लेयर सीक्रेट की जाती है। और ये जो जोना पेल्यूसिडा लेयर है, ये ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है, इज फॉर्म्ड बाय ओवम। क्या करता है? ओवम खुद बनाता है अपने चारों तरफ एक लेयर जिसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। तो बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी। आप देखो, मैंने बताया आपको, ओवरी के अंदर ये सारी इवेंट्स होती है प्यूबर्टी आने के बाद। फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, और फॉलिकल और oocyte में क्या फर्क है? oocyte जिन सेल से घिरा है वो फॉलिकुलर सेल है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर के जो स्ट्रक्चर बनाता है उसे कहते हैं फॉलिकल। इसी कॉम्बिनेशन को कहते हैं फॉलिकल। एक होता है प्राइमरी फॉलिकल, एक होता है सेकेंडरी फॉलिकल, एक होता है टर्शियरी फॉलिकल, एक होता है मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल वो है जो कि रेडी है ओव्यूलेशन के लिए। मैच्योर फॉलिकल वो है जो कि रेडी है ओव्यूलेशन के लिए, ओवम रिलीज होने का टाइम। उसके बाद ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एक पीले, एक येलो कलर की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक येलो कलर की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है आफ्टर ओव्यूलेशन। आफ्टर ओव्यूलेशन ये एक येलो कलर की एक बॉडी बना लेता है, इसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है। ये देखो, ये एक येलो कलर की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके सेंटर में आपको कुछ ब्लड क्लॉट दिखाई देगा, लगेगा ये प्लॉट जैसा कुछ दिखाई देगा। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मैच्योर ग्राफी, जो ओव्यूलेशन के बाद इसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। यही जो स्ट्रक्चर था वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। तो कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्पररी, एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। इस एंडोक्राइन ग्लैंड को हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये सीक्रेट करता है एक हार्मोन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्रेट अ हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन में एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन उसे कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन जो मेनली सीक्रेशन है प्रोजेस्टेरॉन का है। क्वेश्चन पूछा जाए कॉर्पस ल्यूटियम मेनली कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, बताओगे ये हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। तो ह्यूमन के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवम का फॉर्मेशन, मतलब ये सब कुछ आप देखोगे, आप मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी रिलेटेड है। फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो यही ओवरी के अंदर चल रही साइकिल से डायरेक्टली लिंक्ड होती है। फीमेल के अंदर ओवम का फॉर्मेशन जैसे कि मैंने बताया किस तरीके से होता है, आप देखो, प्यूबर्टी आने के बाद डिवीजन कंप्लीट होता है, लेकिन गैमेटोजेनेसिस फीमेल में बर्थ से पहले ही शुरू हो गई थी। बर्थ के बाद एक भी नई ओवोनिया ऐड नहीं होती, और बर्थ के बाद प्यूबर्टी आने तक खाली 60 से 80 हज़ार तक इसमें फॉलिकल्स रह जाते हैं। 60 to 80,000 फॉलिकल्स ईच ओवरी, याद रखेंगे, ईच ओवरी विद 60 to 80,000 ओवेरियन फॉलिकल्स। बर्थ के बाद कोई नई ओवोनिया नहीं बनाई जाती है। नो मोर ओवोनिया एडेड आफ्टर बर्थ। यहाँ पे ये पॉइंट जरूर लिख सकते हैं, नो ओवोनिया एडेड आफ्टर बर्थ। नो oogonia एडेड आफ्टर बर्थ इन फीमेल्स। फीमेल्स में oogonia का एडिशन बर्थ के बाद नहीं होता है, जितनी बननी थी पहले ही बन गई, उसके बाद नया कुछ नहीं होता। और प्यूबर्टी आने तक खाली 60 से 80 हज़ार रह जाती है ओवेरियन फॉलिकल्स, बाकी सब डिजेनरेट हो जाते हैं। और ये डेटा एक ओवरी के लिए है, और इस ओवरी के अंदर आप देखोगे बर्थ होने के बाद जब प्यूबर्टी आती है तो किस तरीके से फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। यही कंसेप्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में फिर दोहराया जाएगा, यही बातें फिर से दोहराई जाएंगी। लेकिन पहले गैमेटोजेनेसिस को अपने दिमाग में लेकर चलें कि गैमेटोजेनेसिस में कब मियोसिस पूरा होता है। देखें, जब टर्शियरी फॉलिकल बनता है, इसी में मियोसिस 1 कंप्लीट होता है। मियोसिस 1 कब कंप्लीट होता है? जब टर्शियरी फॉलिकल बनता है। सेकंड मियोसिस कंप्लीट कब होती है? जब स्पर्म की एंट्री होती है, मतलब फर्टिलाइजेशन के टाइम। अदरवाइज ओवम इमैच्योर ही मरता है। याद रखेंगे, फीमेल का ओवम इमैच्योर ही मरता है। जब तक स्पर्म उस ओवम के अंदर एंटर नहीं करेगा, ओवम इमैच्योर ही मरेगा। जब तक स्पर्म की एंट्री ओवम में नहीं होगी, तब तक ओवम इमैच्योर ही मरेगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले में बताया, मैंने कहा ये स्पर्म की एंट्री होती है तभी मियोटिक 2 कंप्लीट होता है। मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है बर्थ से पहले, oogonia ट्रांसफॉर्म हो जाती है प्राइमरी oocyte में बर्थ से पहले, oogonia प्रोफेज में अरेस्ट कर जाती है बर्थ से पहले। बर्थ के बाद प्यूबर्टी आने के बाद मियोसिस 1 कंप्लीट होती है, और फिर मियोसिस 2 शुरू होती है। मियोसिस 2 भी अरेस्ट हो जाती है, और जब एक स्टेज आती है स्पर्म की एंट्री की, तब जाकर के ओवम मैच्योर होगा। मतलब ओवम की जिंदगी उदास और बहुत कमजोर, ओवम मर जाएगा, बिना स्पर्म के चिल्ला चिल्ला के थक जाएगा और डेड हो जाएगा। बिना स्पर्म के ओवम की जिंदगी मैच्योरेशन लेवल तक नहीं पहुंचती है। स्पर्म मैच्योर बना करके भेजा जाता है, स्पर्म को मैच्योर करके भेजा है मेल्स ने, लेकिन फीमेल्स के केस में ओवम तब तक मैच्योर नहीं होगा जब तक उसमें स्पर्म की एंट्री नहीं होती। आफ्टर एंट्री ही वो अपना डिवीजन कंप्लीट करेगा। तो एनसीईआरटी के पॉइंट से अगर देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी की लाइनों में, जरा एक दो पेजेस इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis, मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट है, ध्यान से सुनिए। oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जैसे मैंने बताया कि मेल्स के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी आने के बाद ही होता है, लेकिन oogonia जो oogenesis होती है, oogenesis जो होती है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में ही शुरू हो जाती है, जहां पे लगभग 2 मिलियन
सेल्स गैमीट मदर सेल्स उगोनिया जो होती है वो फीटल ओवरी में पाई जाती है, एक ओवरी में, और नई उगोनिया बर्थ के बाद नहीं ऐड होती है। अगला पॉइंट देखें, दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज। मेयोटिक डिवीजन का प्रोफेज 1 में ही अरेस्ट हो जाती है, प्राइमरी oocyte की स्टेज में ही अरेस्ट हो जाती है, और उन्हीं प्राइमरी oocytes को ग्रैनुलोसा सेल्स जिन्हें फॉलिक्यूलर सेल्स कहते हैं, इन्हीं ग्रैनुलोसा सेल्स को फॉलिक्यूलर सेल्स कहते हैं, ये घेर लेती हैं। तो ये रहा प्राइमरी oocyte, ये रहा प्राइमरी oocyte, और इसके चारों तरफ इसे घेर लिया है ग्रैनुलोसा सेल्स ने। ये देखो ग्रैनुलोसा सेल्स ने इन्हें घेर लिया है चारों तरफ से, ये है प्राइमरी oocyte। अब देखें कहीं इसे प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। अब कह रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ दीस फॉलिकल डीजनरेट, बहुत सारे डीजनरेट कर जाएंगे ये एम्ब्रियोनिक स्टेज से प्यूबर्टी आने तक। प्यूबर्टी आने तक खाली 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल लेफ्ट इन ईच ओवरी, एक ओवरी में 60 से 80,000 रह जाएंगे। दीज प्राइमरी फॉलिकल सराउंडेड बाय मोर लेयर, जब प्यूबर्टी आती है तो इसी के चारों तरफ कुछ और लेयर्स बननी शुरू हो जाती हैं, इन्हीं फॉलिकल्स के चारों तरफ और मोर लेयर्स आर फॉर्म। अब ये सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, और सेकेंडरी फॉलिकल फिर ट्रांसफॉर्म करेगा टर्शियरी फॉलिकल में, जिसमें एंट्रम उसका मेन फीचर है, फ्लूइड फिल्ड सैक जिसे कहते हैं एंट्रम। थीका लेयर प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो जाएगी, थीका इंटरनल और एक्सटर्नल लेयर में। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट एट दिस स्टेज प्राइमरी oocytes कंप्लीट इट्स डिवीजन। ये जो प्राइमरी oocyte अपना डिवीजन कंप्लीट करेगा, प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा और फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगी, ये बन जाएगी फर्स्ट पोलर बॉडी। अनइक्वल डिवीजन है ये, तो इस अनइक्वल डिवीजन में अनइक्वल डिवीजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट। क्या हुआ होगा, कह रहे प्राइमरी का मेजर न्यूट्रिएंट, ये जो प्राइमरी का मेजर न्यूट्रिएंट है वो सेकेंडरी ने अपने अंदर स्टोर कर लिया है, इसलिए ये सेकेंडरी oocyte के साथ जो पड़ोस में इसकी फर्स्ट पोलर बॉडी बहुत कमजोर रह जाती है। ये कमजोर प्राइमरी जो फर्स्ट पोलर बॉडी बना है, ये क्यों ऐसा हुआ है? अगर आप इसको सोचो कि फर्स्ट पोलर बॉडी ये जो बनाई गई है ऐसा क्यों किया होगा, तो आप ध्यान से सुनो और समझोगे। कह रहे ये जो सेकेंडरी oocyte है इसमें जितना ज्यादा साइटोप्लाज्म होगा, अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म जो होता है, अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म जो होता है इसके अंदर वो बहुत ज्यादा होता है। तो जब साइटोप्लाज्म इसके अंदर ज्यादा होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो भी यही बनाता है। एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो ओवम भी फुलफिल करता है, इसलिए मेजर अमाउंट में साइटोप्लाज्म ओवम के अंदर रह जाता है सेकेंडरी oocyte में। ये जो दूसरी सेल बनी है फर्स्ट पोलर बॉडी, इसने अपना सैक्रिफाइस किया है। क्या किया है? सैक्रिफाइस, ये बलिदान दिया है इसने। ये कहती है कि मैं खुद अपना वजूद खत्म कर लूंगी, लेकिन ओवम में सारा साइटोप्लाज्म दे दूंगी, ताकि जब स्पर्म की एंट्री हो तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे या फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिएंट चाहिए उस न्यूट्रिएंट की अमाउंट में कमी ना हो, न्यूट्रिएंट की अमाउंट में कोई कमी ना हो, इसे फुलफिल करता है, इंश्योर करता है ये अनइक्वल डिवीजन। तो ये बेसिक चीज है जो आपको जाननी चाहिए। इसके अलावा यार अनइक्वल डिवीजन में कह रहे सेकेंडरी oocyte बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट साइटोप्लाज्म प्राइमरी, कैन यू थिंक द एडवांटेज? इसका एडवांटेज क्या है? ज्यादा साइटोप्लाज्म होगा तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, वो नरिशमेंट में हेल्प करेगा। यार डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर? क्या ये जो पोलर बॉडी फर्दर डिवाइड करेगी? एनसीईआरटी तो कहती है कि हम इसके बारे में कोई ज्यादा आइडिया है नहीं, उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन इन जनरल ये डिवाइड नहीं करती है। आप लिख सकते हैं यूजुअली पोलर बॉडीज डू नॉट डिवाइड इन ह्यूमंस, पोलर बॉडीज डू नॉट डिवाइड इन ह्यूमंस, मनुष्यों में इसका डिवीजन नहीं होता है, डू नॉट डिवाइड इन ह्यूमंस। तो कह रहे टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ जोना पेल्यूसिडा बना लेती है, एक लेयर जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ग्राफियन फॉलिकल अब रप्चर करता है और ओवम का रिलीज हो जाता है, ओव्यूलेशन डन हो जाती है, मतलब oogenesis का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जो चित्र बना था यहाँ पे हमने इसको भी डिस्कस कर लिया है। ये किस तरीके से, आप देखो ये जो ओव्यूलेशन हुआ है, ये जो ओव्यूलेशन हुआ है, ओवम जो रिलीज हुआ है वो उसी ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकला है। तो इस तरीके से यहाँ oogenesis का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अगर हम बात करें फिर यहाँ तक इस कंसेप्ट में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इसके लिए जरूर रिवाइज करो, एक बार एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ो, कंपैरेटिव पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन भी कंपैरेटिव ज्यादातर पूछा जाएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस को अगर हम डिफरेंशिएट करें, स्पर्मेटोजेनेसिस को कंपेयर करें oogenesis से, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। आप इन दोनों बातों को ढंग से एक बार पढ़ लो, तब जाकर के आपको अगला टॉपिक समझ आएगा, क्योंकि जब ये समझोगे तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आएगी। अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको हम आज यहीं छोड़ेंगे, अगली क्लास में फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू करेंगे। आज जल्दबाजी नहीं करेंगे, आज हम इसको यहीं खत्म करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए वेट करेंगे, अगली क्लास का, उस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करेंगे, यहीं फिनिश करते हैं इसको। अभी एक आध क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड होंगे तो जरूर कर लेते हैं आपके साथ, एक आध क्वेश्चन जरूर कर लेते हैं। जैसे विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म बनाने का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? देखें, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया आती है, फिर स्पर्मेटोसाइट आती है, फिर स्पर्मेटोजोआ नहीं आता, स्पर्मेटिड आती है। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनता है, फिर स्पर्मेटोसाइट बनता है, रॉन्ग। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ। बेस्ट आंसर थर्ड ऑप्शन पढ़ लिया था हमने, यहाँ पे आंसर करेंगे थर्ड, बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस डिप्लॉयड? गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे डिप्लॉयड सेल्स कौन सी होती हैं? सेकंड पोलर बॉडी हैप्लॉयड होती है, प्राइमरी पोलर बॉडी हैप्लॉयड होती है, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है, स्पर्मेटिड हैप्लॉयड होता है। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे भी बन जाएगा हमारा, डिप्लॉयड सेल जो होती है वो केवल इन ऑप्शंस में स्पर्मेटोगोनिया होगी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मेयोटिक डिवीजन इन सेकेंडरी oocyte? कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो सेकेंडरी oocyte का मैच्योरेशन करता है? जैसे कि मैंने बताया कि प्राइमरी oocyte जब डिवाइड करता है तो सेकेंडरी बनता है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। सेकेंडरी oocyte का डिवीजन तभी पूरा होता है जब स्पर्म की एंट्री होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। जब स्पर्म की एंट्री होगी तभी ये कंप्लीट करेगा डिवीजन। एम सेकंड तभी कंप्लीट होगी जब स्पर्म की एंट्री होती है। तो कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म, नो, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलिसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तब जाकर के ही ये कंप्लीट होगा। आंसर करेंगे सेकंड ऑप्शन। ये नीट का आया हुआ सवाल है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी क्वेश्चन कर लिया आपने। और इसी के साथ करते हैं आज का खेला समाप्त। आज का होमवर्क आपके लिए मैं आपसे बता दे रहा हूं, बार बार बता दे रहा हूं, ये स्पर्मेटोजेनेसिस, ये जो गैमेटोजेनेसिस वाला पार्ट है, जो गैमेटोजेनेसिस वाला पार्ट है, और इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये दोनों टॉपिक इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट पार्ट में आपको कुछ और चीजें जैसे पार्चुरेशन के हार्मोनल कंट्रोल या लैक्टेशन का कंट्रोल वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट ये पार्ट जो होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस चैप्टर में आपको एनसीईआरटी को एक बार, दो बार, तीन बार, जितना पढ़ सको पढ़ो। एटलीस्ट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए आप क्लास नोट्स जरूर कर ले। तो पहले क्लास नोट्स को समझ ले, फिर एनसीईआरटी को कम से कम 2 बार पढ़ ले, और बाकी डीपीपी दे रखी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सेल्फ एवेल्युएशन साथ साथ में करते रहे।
छोड़ नहीं देना अपनी पढ़ाई को कि हम एक काम कर लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया हो गया, क्लास नोट्स देख लिया हो गया, या फिर क्वेश्चंस एक दो लगा लिए छोड़ दिए। नहीं, हमें जितना होमवर्क दिया जा रहा है वो डेली कंप्लीट करना है। तभी आपको इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस भी आपको क्लियर होगा जब पीवाईक्यूज देखोगे और इस चैप्टर के टॉपिक्स को समझोगे, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने जो पढ़ा उससे हमारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आई कि नहीं आई। तो बस यही समाप्त करते हैं, बहुत हो गया, बहुत हो गई आज की कहानी में, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। एक टॉपिक जो हम यहाँ रह गया, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा टॉपिक आज शुरू नहीं हो पाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल को पहले आप गैमेटोजेनेसिस समझ लो, ओवी का स्ट्रक्चर समझ लो, ओवी के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर समझ लो, फिर जाकर के आपको नेक्स्ट क्लास में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ आएगी। तो इसको आगे डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत मन से पढ़ने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए एक बात, और कोशिश करो समझने की हर एक लाइन को। और अगर कोई दिक्कत होती है तो जरूर मैसेज करें कि ये लाइन, ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया। उल्टे सीधे चैट करने से बेहतर है कि आप ये जरूर लिखें, सर इस टॉपिक में ये चीज नहीं समझ आई। तो अगर मेरे तक पहुंचेगी वो बात तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज आपको ये डाउट क्लियर कर दिया जाएगा कि आपको इसमें जो क्वेश्चन में या टॉपिक में प्रॉब्लम है उसको आप फटाफट से कैसे समझ लें। तो जब तक नीट कंप्लीट नहीं हो जाता, नीट 2024 तक मन लगा के पढ़े, दिल लगा के पढ़े, फोड़ के आना है, इस बार तोड़ के आना है, नीट का सिलेक्शन लेकर के मेडिकल कॉलेज के अंदर अपना बैग छोड़ के आना है। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, टाटा।